दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जो आपको सीधा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ले जाएगी। सीरीज का नाम है पीकी ब्लाइंडर्स, यानी वो लोग जो अपनी टोपी से दुश्मन को ब्लाइंड कर देते हैं। पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज की कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक 1 साल बाद के समय से शुरू होती है। समय है 1919 का और जगह है बर्मिंघम, जहां पीकी ब्लाइंडर्स नाम का एक ग्रुप हुआ करता था। इन लोगों को पीकी ब्लाइंडर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ग्रुप ब्लेड लगी पीकी कैप्स पहना करते थे, और जब कभी भी पीकी ब्लाइंडर्स की किसी के साथ लड़ाई हो जाती थी तो वो लोग उन पीकी कैप्स की हेल्प से अपने दुश्मन को ब्लाइंड कर देते थे। कहानी का मेन फोकस शेल्बी फैमिली पर रखा गया है। इस फैमिली में कुल 5 लोग हैं। बॉस है थॉमस शेल्बी उर्फ टॉमी, बड़ा भाई है आर्थर शेल्बी, छोटा भाई जॉन और सबसे छोटा है फिन। इन चारों भाइयों की एक लौती बहन भी है एडा। इसके अलावा कहानी में 2 और मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है आंटी पोली जो शेल्बी फैमिली को गाइड करती है, और दूसरा है कम्युनिस्ट फ्रेडी। पीकी ब्लाइंडर्स का हर एक एपिसोड बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आप लोग सीरीज को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ चाइनीज लोगों से जो एक आदमी को देखकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक चाइनीज मैजिशियन लड़की के पास आकर कहता है कि जल्दी चलो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। दरअसल आज पीकी ब्लाइंडर्स का हेड टॉमी शेल्बी उस मैजिशियन लड़की से अपने घोड़े पर जादुई स्पेल करवाने वाला था ताकि आने वाली हॉर्स रेस में वो घोड़ा जीत जाए। फिर जादुई स्पेल करवाने के बाद टॉमी सभी चाइनीज लोगों को कहता है कि तुम लोग रेस में इस घोड़े पर जितने पैसे लगाना चाहते हो लगा लेना, लेकिन ध्यान रखना ये बात कोई भी किसी और को नहीं बताएगा। फिर इतना कहकर टॉमी वहां से अपने घर आ जाता है। टॉमी शेल्बी और उसका पूरा परिवार अपने घर से ही सीक्रेटली इलीगल बिजनेस चलाते थे, और इनका मुख्य पेशा है बुक मेकर्स यानी हॉर्स रेस करना। लेकिन शेल्बी फैमिली का एक सबसे बड़ा दुश्मन भी था जिसका नाम है किंग बिली किम्बर, जो अपनी एक अलग ही गैंग चलाता है। टॉमी के घर आने के बाद आर्थर थोड़ा उस पर भड़क जाता है क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स कभी भी चाइनीज लोगों से हेल्प नहीं लेते। फिर जवाब में टोनी कहता है कि ये मुश्किल हालात हैं और ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि नए तरीके से पैसे कमाने का जिम्मा मैं उठाऊंगा। अगले सीन में हम कैम्बल नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो काफी तेजी से पीकी ब्लाइंडर्स की तरफ बढ़ रहा था। दरअसल बीएसए फोर्स का एक बड़ा क्रेट जिसमें लगभग 25 मशीन गन्स और कई खतरनाक हथियार भी थे, वो चोरी हो गया है, और कैम्बल को शक है कि ये काम पीकी ब्लाइंडर्स के अलावा कोई और नहीं कर सकता। फिर सफर करते वक्त कैम्बल टॉमी, आर्थर और जॉन की फाइल पढ़ लेता है ताकि बाद में डेटा कलेक्ट करने में समय खराब ना हो। ये है फ्रेडी जो लोगों की भीड़ जमा करके उनको उनके हक का एहसास दिला रहा था। दरअसल उस इरा में इंडस्ट्रियल एज आने की वजह से लोगों को उनके पूरे पैसे नहीं मिल पा रहे थे। मजदूर लोग दिन भर खून पसीना बहाकर बड़े बड़े कारोबारियों के लिए काम किया करते थे, और बदले में वो रईस लोग उन मजदूरों का पैसा खाकर आराम से अपने घरों में अय्याशी किया करते थे। फिर फ्रेडी सभी मजदूरों को एहसास दिलाता है कि अब ये भेदभाव नहीं चलेगा, हमें अपने हक का पैसा मिलना ही चाहिए, और वो पैसा हम किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। फिर कुछ समय बाद एक बार में फ्रेडी और टॉमी की मुलाकात हो जाती है। भले ही वो दोनों एक ही टीम में हैं, लेकिन उन दोनों की आपस में ज्यादा नहीं बनती। फिर फ्रेडी टॉम को बताता है कि मेरे एक दोस्त की बहन बीएसए टेलीग्राम ऑफिस में काम करती है, और उसी के जरिए मुझे पता चला है कि बीएसए का बंदूकों से भरा एक क्रेट चोरी हो गया है, और उसकी सस्पेक्ट लिस्ट में तुम्हारा और मेरा भी नाम शामिल है। लेकिन इतने में वहां पर टॉमी का एक दोस्त डैनी आ जाता है और वहां आकर पूरा बार हिला देता है। दरअसल डैनी भी पीकी ब्लाइंडर्स के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था, और एक भयानक लड़ाई के बाद से उसे दौरे आते हैं। उसे लगता है कि जैसे कोई उसको मारने के लिए आ रहा हो। फिर टॉमी और फ्रेडी डैनी को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद टॉमी उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें कोई भी मारने नहीं आ रहा। फिर टॉमी के इतना कहते ही डैनी के दौरे रुक जाते हैं। इसके बाद टॉमी उस बार से चला जाता है। तभी शाम के वक्त आर्थर शेल्बी फैमिली की एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि विंस्टन चर्चिल ने एक रॉबरी केस में कैम्बल नाम के एक ऑफिसर को यहाँ पर भेजा है, और हैरान करने वाली बात यह है कि उस रॉबरी के सबसे बड़े सस्पेक्ट हम लोग ही हैं। अब आर्थर की बात सुनकर टॉमी सभी को मुद्दे से थोड़ा भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि कैम्बल हमारे लिए नहीं आ रहा, बल्कि शायद वो उन कम्युनिस्ट के लिए आ रहा है जो देश में क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आंट पोली समझ जाती है कि जरूर टॉमी उनसे कुछ छुपा रहा है।
फिर वो टॉमी को चर्च में ले जाकर उससे अकेले में बात करती है और पूछती है कि आखिर तुम हमसे छुपा क्या रहे हो। फिर टॉमी पोली के डर से सब कुछ सच बताना शुरू कर देता है। फिर वो बताता है कि कुछ समय पहले मुझे लंदन में मोटरसाइकिल का एक अच्छा खरीदार मिला था। मैंने सोचा कि ये पैसा कमाने का सबसे अच्छा मौका है और फिर मैंने अपने आदमियों को कुछ मोटरसाइकिल चुराने के लिए भेज दिया, लेकिन उस रात शायद वो लोग नशे में थे और गलती से वो लोग मोटरसाइकिल के बदले BSA का बंदूकों वाला बक्सा चुरा लाए। अब टॉमी की बात सुनते ही पोली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारते हुए कहती है कि अब एक गलती तो तुम कर ही चुके हो, लेकिन उन गन्स को बेचने की दूसरी गलती मत करना। पोली को पता था कि यह गन चोरी वाली बात अब तक पूरे शहर में फैल चुकी होगी और अगर टॉमी बिना सोचे समझे उन गन्स को बेचने के लिए चला गया तो वो मारा जाएगा। फिर वो टॉमी को कहती है कि इन गन्स को दफना दो और ऐसी जगह पर दफनाना जहां से उनको कोई भी ढूंढ ना पाए। फिर टॉमी भी उनकी बात मान जाता है और कहता है कि आज से कुछ दिन बाद जब पूरे चांद की रात नहीं होगी तब मैं इनको दफना दूंगा, और इतना कहकर टॉमी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रेडी और टॉमी की बहन एडा शेल्बी फैमिली की नजरों से बचकर एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि एडा फ्रेडी से प्यार करती थी और वो ये बात अपने भाई को इसलिए नहीं बताती क्योंकि टॉमी फ्रेडी को खास पसंद नहीं करता। अगले सीन में हम एक ग्रेस नाम की लड़की को देखते हैं जो बार में बारमेड की जॉब मांगने के लिए आई थी। बार का मालिक ग्रेस को कहता है कि मैं तुम्हें कोई जॉब नहीं दे सकता क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और यहाँ आने वाले लोग तुम्हें परेशान करेंगे। फिर ग्रेस कहती है कि मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए, और इतना कहते ही ग्रेस साफ सफाई का सामान उठा लेती है। फिर वो अपनी मधुर आवाज में गाना गुनगुनाने लगती है। तभी बार का मालिक ग्रेस से इम्प्रेस होकर उसको जॉब दे देता है। दूसरी तरफ आर्थर एक सिनेमा में दो लड़कियों के साथ मजे करने के लिए आया था, लेकिन तभी कैम्बल के आदमी वहां पर आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कैम्बल पहले तो आर्थर को बहुत मारता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने रोबर वाली गन्स कहां पर छुपाई हैं। लेकिन आर्थर कैम्बल की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कैम्बल पिछले 35 सालों से पुलिस की जॉब कर रहा है और वो एक ही नजर में बता सकता है कि आदमी सच बोल रहा है या फिर झूठ। तभी आर्थर की बात सुनकर कैम्बल को यकीन हो जाता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। फिर कैम्बल के लोग आर्थर को वापस घर छोड़ आते हैं। तभी हम टॉमी को देखते हैं जो उसी बार के अंदर ड्रिंक करने के लिए आया था। टॉमी जब ग्रेस को देखता है तो देखता ही रह जाता है, लेकिन उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि ग्रेस जैसी खूबसूरत लड़की इस बार में काम कर रही है। फिर टॉमी के जाने के बाद बार का मालिक ग्रेस को कहता है कि तुम थोड़ा सावधान रहना, यहाँ हर जगह पीकी ब्लाइंडर्स का ही राज चलता है और अगर टॉमी को तुम पसंद आ गई तो फिर इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। टॉमी जब घर जाता है तो आर्थर की ऐसी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन आर्थर को भी शक होने लगा था कि जरूर इस चोरी के पीछे टॉमी का ही हाथ है, क्योंकि टॉमी किसी भी बात का सही जवाब नहीं देता और ऊपर से वो हर वक्त खोया खोया सा भी रहता है। तभी हम डैनी को देखते हैं जिसको एक बार फिर से किसी दुकान के बाहर दौरे पड़ रहे थे। फिर दुकान का मालिक डैनी को वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब डैनी नहीं मानता तो वो चाकू निकालकर उसे डराने लगता है। अब उस आदमी को ऐसा करते हुए देखकर डैनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले दृश्य याद आने लगते हैं। फिर डैनी उस आदमी के हाथ से चाकू छीन लेता है और फिर वो चाकू उसी के पेट में घोंपकर वहां से भाग जाता है। लेकिन डैनी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जाने अनजाने उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये आदमी यहाँ का रहने वाला नहीं था बल्कि एक इटालियन था। तभी रात के वक्त टॉमी और उसके दोस्त उन गन्स को दफनाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी टॉमी प्लान बदलते हुए कहता है कि हम इनको नहीं दफनाएंगे। अब पोली ने भले ही टॉमी को उन गन से दूर रहने के लिए कहा हो, लेकिन ये गन्स पैसे कमाने का एक आसान जरिया बन सकती थी। फिर टॉमी अंकल चार्ली को कहता है कि हम कल ही इन सभी गन्स को हमारे टैबको एरिया में मौजूद लॉकर में रखवा देंगे, जिसके बाद पोली या कैम्बल में से किसी को भी इन गन्स के बारे में पता तक नहीं चलेगा। अगले सीन में हम कैम्बल को देखते हैं जो सबकी नजरों से बचता हुआ अपने खबरी से मिलने के लिए आया था। लेकिन ये बात जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैम्बल का खबरी कोई और नहीं बल्कि ग्रेस है। फिर कैम्बल ग्रेस को कहता है कि मैंने शेल्बी फैमिली के सबसे बड़े भाई आर्थर से पूछताछ कर ली है, लेकिन उसको रॉबरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर ग्रेस कहती है कि उससे पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शेल्बी फैमिली का बॉस है थॉमस शेल्बी, जिसको सभी टॉमी कहकर बुलाते हैं। उसने पिछली बार जंग में उतरते ही कयामत ला दी थी। अब कैम्बल को भी ग्रेस की बातों से ऐसा एहसास होने लगता है कि वो टॉमी से इम्प्रेस हो रही है, लेकिन तभी ग्रेस उसको कहती है कि मैं अपना मकसद नहीं भूली हूँ।
दूसरी तरफ टॉमी डैनी को लेकर एक सुनसान एरिया में जाता है क्योंकि आज डैनी की लाइफ का आखिरी दिन था। दरअसल डैनी ने जिस इटालियन को मारा है उसके दोस्तों को इस बारे में पता चल चुका है और इटालियंस का ये नियम है कि अगर कोई उनके देशवासी को मारेगा तो वो लोग उस आदमी को काट डालते हैं। फिर टॉमी डैनी को कहता है कि मैंने इटालियन से बात कर ली है ताकि तुमको दर्दनाक मौत ना मिले, इसलिए आज मैं खुद उनके सामने तुम्हें गोली मारूंगा। तभी जैसे ही डैनी ये बात सुनता है तो उसका चेहरा रोने जैसा हो जाता है। इस वक्त उसको अपनी लाइफ की नहीं बल्कि अपनी फैमिली की चिंता थी क्योंकि डैनी तो उस दिन मर चुका था जिस दिन उसको दौरे आने शुरू हुए थे। फिर टॉमी मजबूरी में डैनी को घूमने के लिए कहता है और फिर उसको शूट कर देता है। इसके बाद डैनी की लाश को देश से बाहर भेज दिया जाता है ताकि कैम्बल को इस बारे में पता ना चल पाए। तभी टोनी के घर आने के बाद आर्थर उसे बताता है कि मोनोगन बॉय रेस जीत गया है, यानी वो जादुई स्पेल सच में काम करता है। फिर टॉमी आर्थर को कहता है कि मैंने इसीलिए ये सब किया था। इस बार मेरे घोड़े के ऊपर काफी सारे लोगों ने पैसे लगाए थे और वो जीत भी गया। अगली बार जब मोनोगन रेस में उतरेगा तो लोग उस पर और ज्यादा पैसे लगाएंगे, लेकिन जब तीसरी बार रेस होगी तो सट्टा पहुंच जाएगा लाखों में और वो रेस मोनोगन बॉय हार जाएगा। टॉमी ने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया था क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी रात के वक्त जब डैनी की लाश बोट में जा रही थी तभी अचानक से डैनी खड़ा हो जाता है। दरअसल टॉमी ने डैनी को जो गोली मारी थी वो दिमाग सुन्न कर देने वाली गोली थी और अब टॉमी चाहता है कि डैनी लंदन में जाकर उनका एक जरूरी काम पूरा करे। फिर बोट चला रहा शख्स डैनी को कहता है कि तुम कोई सपना नहीं देख रहे बल्कि अब तुम भी एक पीकी ब्लाइंडर्स हो। अगले सीन में हम देखते हैं आंट पोली टॉमी से पूछती है कि तुमने वो गन्स दफनाई या फिर नहीं। टॉमी कहता है हाँ, मैंने उनको महफूज जगह पर रख दिया है और इतना कहकर टॉमी वहां से चला जाता है। फिर बार से बाहर जाने के बाद टॉमी और ग्रेस एक दूसरे को गौर से देखने लगते हैं क्योंकि टॉमी ग्रेस पर फिदा हो गया था और शायद ग्रेस उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है शेल्बी ब्रदर्स से जो अपने बिजनेस डील के लिए कहीं पर आए हुए थे। तभी टॉमी को अपना एक पुराना दोस्त जॉन मिल जाता है। अब जॉन का नाम सुनकर आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि टॉमी के भाई का नाम भी जॉन है और इसके दोस्त का भी। अब टॉमी और जॉन दोनों ही एक दूसरे की सवारियों को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। एक तरफ टॉमी को जॉन का सफेद घोड़ा पसंद आ जाता है और दूसरी तरफ जॉन को टॉमी की इंपोर्टेड कार। फिर वो दोनों तय करते हैं कि हम कॉइन उछालकर इन दोनों चीजों का फैसला करेंगे। अगर टॉमी जीता तो जॉन का सफेद घोड़ा उसका और अगर जॉन जीता तो टॉमी की कार वो रख लेगा। फिर कॉइन उछालने के बाद टॉमी कार की चाबी जॉन के हाथ पर रख देता है, लेकिन आर्थर टॉमी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमने घोड़े के चक्कर में हमारी महंगी कार गवा दी। लेकिन तभी टॉमी जवाब देता है कि टॉस मैं जीता हूँ। दरअसल टॉमी और जॉन ने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर टॉमी टॉस जीतेगा तो वो अपनी इंपोर्टेड कार सिर्फ उसे एक बार चलाने देगा। फिर आर्थर को गुस्सा करते हुए देखकर बगल में बैठे ली बॉयज हंसने लगते हैं। दरअसल ली बॉयज की भी एक अलग ही गैंग है जो ज्यादातर किंग बिली किम्बर के एरिया में लूटपाट मचाते हैं। फिर टॉमी अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और ली बॉयज पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे भाई पर हंसे कैसे। लेकिन इससे पहले की बात और बढ़ती, जॉन वहां आकर उन सभी को शांत करवाता है। जॉन ली बॉयज को कहता है कि तुम इनसे मत लड़ो, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और इनके दादाजी रोम के किंग हुआ करते थे। लेकिन वो लोग फिर से शेल्बी की बेइज्जती करते हैं और उनकी माँ को गाली भी दे देते हैं। लेकिन तभी टॉमी अपनी कैप उतारता है और फिर सभी शेल्बी ब्रदर्स ली बॉयज को धूल चटा देते हैं। ली बॉयज शायद ये बात भूल गए थे कि शेल्बी के खून में ही लड़ाई है और ये लोग ना ही ली ब्रदर से डरते हैं ना ही किंग बिली से, यहाँ तक कि ये लोग तो पुलिस से भी नहीं डरते। अगले सीन में हम कैम्बल को देखते हैं जो अपने सभी सोल्जर्स की हेल्प से लोगों के घरों में तलाशी ले रहा था। उन लोगों की लिस्ट में कम्युनिस्ट फ्रेडी का भी नाम शामिल था। उस समय फ्रेडी अपने घर पर एडा के साथ मजे कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको खबर मिलती है कि ऑफिसर्स यहाँ पर तलाशी के लिए आ रहे हैं तो वो तुरंत एडा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फ्रेडी जानता था कि अगर कैम्बल ने उसे पकड़ लिया तो वो मशीन गन्स चोरी होने के जुर्म में उसको बहुत मारेगा, जबकि फ्रेडी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। तभी जब वो ऑफिसर्स फ्रेडी के घर की तलाशी लेते हैं तो वहां उन्हें आयरन की दवाई का एक पर्चा मिलता है, जिसका मतलब हो ना हो एडा जरूर प्रेग्नेंट है। फिर फ्रेडी एडा को डोनावन नाम की एक लेडी के घर पर लेकर जाता है ताकि वो वहां पर सेफ रहे। फिर जाने से पहले फ्रेडी एडा को कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ
और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं वापस लौट आऊंगा। तभी काफी छानबीन और लोगों को मारने पीटने के बाद कैम्बल सीधा आंट पोली के चर्च में पहुंच जाता है। वो पोली को कहता है कि अब मेरे आदमी इस चर्च की तलाशी लेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो मशीन गन्स तुम लोगों ने यहीं पर छुपा रखी है। अब ये बात सुनकर पोली भी कैम्बल को तलाशी लेने के लिए मना नहीं करती, क्योंकि उसको पता था कि ऑफिसर्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी जाने से पहले कैम्बल पोली को कहता है कि मैंने आर्थर से पूछताछ की थी और अब मैं तुम सब के बॉस टॉमी से मिलना चाहता हूँ। फिर इतना कहकर कैम्बल वहाँ से चला जाता है। तभी आंट पोली घर आकर ये सारी बात टॉमी और उसके भाइयों को बताती है। अब हो ना हो कैम्बल की वो मशीन गन्स शेल्बी के लिए सिर दर्द बन चुकी थी, क्योंकि जब तक कैम्बल को वो बंदूकें नहीं मिल जाती तब तक वो इसी तरह शेल्बी के बिजनेस वाली जगहों पर रेड करता रहेगा। फिर कुछ देर बाद पोली टॉमी से अकेले में बात करने के लिए आती है और बताती है कि कैम्बल तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन टॉमी कहता है कि अब बातचीत का समय खत्म हो गया है, अब तो सीधा हमला होगा। फिर रात के वक्त टॉमी और बाकी के शेल्बी ब्रदर्स लोगों को इकट्ठा करके किंग की तस्वीरें जलाते हैं, ताकि उन्हें एहसास हो जाए कि ऑफिसर कैम्बल ने लोगों के साथ गलत किया है। इसके अलावा टॉमी ने वहां पर एक पत्रकार को भी बुला रखा था और फिर वो पत्रकार को कहता है कि किंग की तस्वीरें जलाने वाली खबर उन तक पहुंच जानी चाहिए और साथ में ये खबर भी दे देना कि ये प्रदर्शन ऑफिसर कैम्बल की वजह से हो रहे हैं। जब किंग को इस प्रदर्शन के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही विंस्टन चर्चिल को कहता है कि तुम अभी कैम्बल को रोक दो। तभी चर्चिल भी कैम्बल पर भड़क जाता है, क्योंकि एक तो उसे मशीन गन्स के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था और ऊपर से टॉमी की इस रिपोर्ट के बाद बीएसए के लिए मुश्किलें और बढ़ गई थी। फिर चर्चिल कहता है कि मुझे अब तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने, बल्कि मुझे नतीजे चाहिए कि मशीन गन्स मिलेंगी या फिर नहीं। फिर इतना कहकर चर्चिल फोन काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एडा जब अपने घर आती है तो उसको देखते ही आंट पोली एक ही नजर में भांप लेती है कि ये प्रेग्नेंट है। हालांकि अभी तक एडा को खुद भी ये बात कंफर्म नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं, लेकिन पोली बिना समय गवाए तुरंत उसका टेस्ट करवाने के लिए उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। टेस्ट होने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि एडा प्रेग्नेंट है। फिर पोली एडा से पूछती है कि ये बच्चा किसका है। जवाब में एडा कहती है कि अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो मेरे भाई उसको मार डालेंगे। फिर पोली एडा को विश्वास दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे आशिक की शादी करवा दूंगी। फिर एडा पोली को कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि इस वक्त मेरा प्रेमी कहाँ पर है। ये बात सुनकर पोली के होश उड़ जाते हैं। फिर पोली को एहसास हो जाता है कि अब कभी भी वो आदमी एडा की लाइफ में वापस नहीं आने वाला, इसलिए पोली तय करती है कि वो एडा का अबॉर्शन करवा देगी। दूसरी तरफ टॉमी जब अपने सफेद घोड़े को लेकर बार के बगल में से गुजर रहा था तो ग्रेस जानबूझकर टॉमी के सामने गंदा पानी गिरा देती है, क्योंकि उसको बस टॉमी से बात करने का एक मौका चाहिए था और कहीं ना कहीं टॉमी खुद भी ये बात भांप लेता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद टॉमी ग्रेस को कहता है कि अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना, क्योंकि आने वाली हॉर्स रेस में हम दोनों इस घोड़े पर बैठकर रेस करेंगे। और इतना कहकर टॉमी वहां से चला जाता है। फिर वो घर आकर देखता है कि मोनोगन बॉय पर पैसा लगाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि 2 रेस जीतने के बाद हर किसी को मोनोगन बॉय पर काफी भरोसा हो गया था और अब वो समय आ गया था जब मोनोगन बॉय रेस हारेगा। तभी आंट पोली वहां पर आती है और टॉमी को एडा के प्रेग्नेंट होने वाली बात बता देती है, जिसके बाद टॉमी एडा से बात करने के लिए सीधा सिनेमा में आ जाता है। पहले तो एडा टॉमी को उल्टे सीधे जवाब देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब टॉमी थोड़ा गुस्सा करने लगता है तो एडा चिल्लाते हुए कहती है कि उसका नाम फ्रेडी है, वही फ्रेडी जिसने फ्रांस में तुम्हारी जान बचाई थी। फिर एडा की ये बात सुनते ही टॉमी वहां से चला जाता है। अब वो क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता। फिर कुछ समय बाद जब रेस खत्म हो जाती है तो पोली आंटी टॉमी पर नाराज हो जाती है। वो टॉमी को कहती है कि मैंने भी 5 साल ये बिजनेस चलाया है, लेकिन आज तक बिली किम्बर की परमिशन के बिना कोई भी रेस फिक्स नहीं की। फिर टॉमी कहता है कि मैं लोगों को उनका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं टॉमी और पोली दोनों ये बात जानते थे कि पैसा वापस करने के बाद भी बिली नाम की मुसीबत उनके सिर से नहीं जाने वाली। तभी आंट पोली टॉमी को एक लेटर देती है जो एडा ने फ्रेडी तक पहुंचाने के लिए दिया था। फिर टॉमी तुरंत ही उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि फ्रेडी कभी भी एडा के लिए सही इंसान नहीं था। तभी पोली एडा के पास जाकर उसको अबॉर्शन करने के लिए मनाने की कोशिश करती है और बताती है कि जब मैं भी 16 साल की थी तब मेरा प्रेमी भी मुझे माँ बनाकर शहर से कहीं दूर चला गया था। लेकिन एडा पोली आंटी को बार बार समझाने की कोशिश करती है
कि फ्रेडी यहाँ पर जरूर आएगा। लेकिन कहीं न कहीं एडा को अब खुद भी लग रहा था कि हो सकता है कि टॉमी के डर से वो कभी वापस आए ही ना। फिर काफी जोर देने पर एडा अबॉर्शन के लिए मान जाती है। फिर पोली आंटी उसको कहती है कि हम कल ही कॉन्डिफ नाम की जगह पर अबॉर्शन के लिए जाएंगे। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं जो कैम्बल की बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए आया था। टॉमी वहां पहुंचते ही कैम्बल को एक बात साफ कर देता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे डर की वजह से नहीं आया, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सके। दरअसल टॉमी ने वो मशीन गन्स कैम्बल को वापस देने के बारे में तय कर लिया था, लेकिन बदले में वो शर्त रखता है कि आगे से तुम्हारा एक भी ऑफिसर हमारे बिजनेस लोकेशन पर रेड नहीं करेगा। तभी काफी सोचने के बाद कैम्बल ये शर्त मान लेता है, लेकिन टॉमी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि अभी भी कैम्बल के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। फिर शाम के वक्त कैम्बल ग्रेस से मिलने के लिए जाता है और उसको बड़े ही विनम्र भाव से कहता है कि अब मैं जो काम तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ वो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। दरअसल कैम्बल चाहता था कि ग्रेस टॉमी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये बात पता लगाए कि मशीन गन्स कहां पर हैं, क्योंकि अगर उन मशीन गन्स की लोकेशन मिल गई तो फिर टॉमी की शर्त का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब ग्रेस भी कैम्बल की प्यार भरी बातों में फंस जाती है, लेकिन ग्रेस को अंदाजा भी नहीं था कि काम पूरा हो जाने के बाद कैम्बल उसके साथ कैसा सलूक करेगा। तभी हम देखते हैं कि टॉमी जब सोने के लिए जाता है तो उसको एक बार फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भ्रम होने लगते हैं। ये भ्रम टॉमी को कई महीनों से हो रहे थे और वो अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी कुछ देर बाद चार्ली टॉमी के घर आता है और कहता है कि जल्दी चलो, सफेद घोड़ा बीमार पड़ गया है। फिर टॉमी जब भागकर चार्ली के घर पहुंचता है तो घोड़े की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल ली ब्रदर्स के साथियों ने इस घोड़े को श्रापित कर दिया था ताकि कुछ ही समय बाद इसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाए। तभी कर्ली टॉमी को बताता है कि उनका श्राप घोड़े के दूसरे पैर तक फैल चुका है और कल तक ये श्राप उसके दिल में भी घुस जाएगा। अब टॉमी को एहसास हो जाता है कि अब इस घोड़े को नहीं बचाया जा सकता। फिर वो उसको शूट कर देता है, क्योंकि तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है एक झटके में ही जान चली जाए। फिर वो अपना दुख कम करने के लिए बार में ड्रिंक करने के लिए जाता है। उस वक्त बार बंद हो चुका था, इसलिए ग्रेस को टॉमी से बात करने का मौका मिल जाता है। ग्रेस पूछती है कि वो घोड़ा कैसा है जिसके ऊपर हम रेस करने वाले थे, लेकिन टॉमी अपनी नम आंखों के साथ उसे बताता है कि मैंने उस घोड़े को शूट कर दिया है क्योंकि वो मेरे खिलाफ हो गया था। फिर कुछ देर बातें करने के बाद ग्रेस टॉमी को कहती है कि मैंने आपसे गाने की इजाजत मांगी थी, आपने इस बारे में क्या सोचा। फिर ग्रेस की ये बात सुनते ही टॉमी उसको देबी मखसूस पुरिया का सैड सॉन्ग सुनाने के लिए कहता है, जिसके बाद ग्रेस गाना गाना शुरू कर देती है। टॉमी का चेहरा देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो ग्रेस को पसंद करने लगा है, लेकिन फिलहाल वो ग्रेस से इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। अगली सुबह जब आंट पोली और एडा स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं तो उनकी मुलाकात फ्रेडी से हो जाती है। फिर पोली फ्रेडी को देखते ही उसको कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए, अगर टॉमी को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन फ्रेडी कहता है कि मुझे इस बच्चे की खबर उसी ने दी है, उसी ने मेरे पास एक मैसेज भिजवाया था कि शहर से भाग जाओ और जाते जाते एडा को भी अपने साथ ले जाना। शायद टॉमी ने अपनी बहन के बारे में सोचते हुए फ्रेडी को माफ कर दिया था और अब फ्रेडी भी एडा को एक रिंग देते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद प्यार भरी बातें करने के बाद आंटी पोली तुरंत ही उन दोनों को ट्रेन से रवाना होने के लिए कहती है, लेकिन तभी फ्रेडी कहता है कि मैं शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि हम दोनों ही यहीं पर शेल्बीज के सामने शादी करेंगे। अब फ्रेडी की हिम्मत देखकर एडा को उस पर बहुत गर्व होने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शेल्बी ब्रदर्स उस बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है बिली किम्बर की। बिली को देखते ही टॉमी बार में मौजूद सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर बिली किम्बर और उसकी गैंग शेल्बी ब्रदर्स से रेस फिक्सिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिली इस बात से काफी नाराज था कि टॉमी ने उसकी परमिशन के बिना ही रेस फिक्स क्यों की। लेकिन टॉमी उसको समझाता है कि हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दरअसल बिली रेस फिक्सिंग करके पैसा कमाना चाहता था, लेकिन हर बार ली ब्रदर्स उसके बिजनेस में दखलंदाजी करके पैसा लूट लेते हैं। फिर टॉमी बिली से कहता है कि ली ब्रदर्स हमारे भी दुश्मन हैं और अगर तुम शेल्बी के साथ मिलकर काम करोगे तो हम अपने कनेक्शंस और सोर्सेज की हेल्प से तुम्हें हॉर्स रेस में अच्छे पैसे दिलवा सकते हैं। लेकिन टॉमी की बात सुनकर बिली कहता है कि मैं किसी के भी साथ मिलकर काम नहीं करता, बल्कि लोग मेरे लिए काम करते हैं। और इतना कहकर बिली एक सिक्का निकालता है और उसे जमीन पर गिरा देता है,
ताकि टॉमी वो सिक्का उठा ले और स्वीकार करे कि वो अब बिली किम्बर के लिए काम करेगा। फिर काफी सोचने के बाद टॉमी वो सिक्का उठा लेता है, क्योंकि टॉमी के हिसाब से जब तक शेल्बी के पास पूरी तरह से पावर नहीं आ जाती तब तक बिली किम्बर से पंगा लेना सही नहीं होगा। फिर बिली के वहां से चले जाने के बाद टॉमी सभी को कहता है कि जश्न मनाओ, हम लोग रेस में जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं टॉमी बार में जाकर ग्रेस से बातें करने लगता है। ग्रेस टॉमी को कहती है कि मैंने बिली किम्बर की रेस में आने के लिए तुमसे 3 पाउंड मांगे थे, लेकिन अब मुझे 2 पाउंड और चाहिए। फिर टॉमी कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें 3 पाउंड दे चुका हूँ और अब तुम 2 पाउंड्स और मांगकर अपनी डिमांड बढ़ा रही हो। जब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तभी वहां पर इरा यानी कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के 2 लोग आ जाते हैं। फिर टॉमी उन दोनों के साथ मीटिंग करने के लिए एक बंद कमरे में चला जाता है और वहां वो लोग टॉमी के साथ डील करते हैं कि अगर पीकी ब्लाइंडर्स ने वो मशीन गन्स चुराई हैं तो हम उनके बदले मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। अब टॉमी जानता था कि आयरिश लोगों के साथ सौदा करना या उनसे पंगा लेना सही नहीं है। भले ही वो गन्स बेचना चाहता था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को झूठ बोल देता है कि मुझे उन गन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर इरा के लोग वहां से चले जाते हैं। तभी बाहर आकर टॉमी ग्रेस को 2 पाउंड्स और देता है और कहता है कि रेस के लिए लाल रंग की ड्रेस खरीदना। अगले सीन में हम फ्रेडी और एडा को देखते हैं जो चर्च में शादी करने के लिए जा रहे थे। ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल थे और एडा हमेशा से ही बस एक ही बात चाहती थी कि टॉमी भी इस रिश्ते के लिए मान जाए। दूसरी तरफ ग्रेस कैम्बल को बता देती है कि बार में 2 आयरिश ऑफिसर्स टॉमी से डील करने के लिए आए थे। फिर कैम्बल ऑफिसर रोस को कहता है कि तुम लोगों से ज्यादा काम तो वो जासूस लड़की करती है, तुम लोग अभी तक उन आयरिश लोगों के बारे में पता नहीं लगा पाए। और उसने बड़ी ही चालाकी से टॉमी और उनके बीच में हो रही बातें सुनकर मुझे पहले ही रिपोर्ट कर दी थी। फिर रोस कहता है कि हम कोई स्पाई ऑफिसर्स नहीं है, हमारा काम है क्राइम होने के बाद केस को इन्वेस्टिगेट करना। और बात रही उन दोनों आयरिश लोगों की, तो हमारे ऑफिसर्स ब्लैक स्वान में जाकर उनके बारे में पता लगा ही लेंगे। दूसरी तरफ ग्रेस चुपचाप से आयरिश ऑफिसर्स का पीछा कर रही थी ताकि उसे पता चल सके कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ दूरी पर पहुंचते ही एक ऑफिसर ग्रेस को देख लेता है। फिर वो ग्रेस को मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाऊंगा और फिर आयरिश पुलिस खुद तुमसे पूछताछ करेगी। लेकिन ग्रेस जैसे तैसे खुद को उस ऑफिसर से छुड़वाती है और फिर मौका मिलते ही उसको शूट कर देती है। इस हादसे के बाद ग्रेस का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ग्रेस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस मिशन के चलते उसे किसी का खून करना पड़ेगा। दूसरी तरफ टॉमी जब अपने घर आता है तो पोली उसे एडा और फ्रेडी की शादी के बारे में बताती है। फिर टॉमी कहता है कि फ्रेडी मेरे मना करने के बाद भी इसी शहर में है, जबकि मैंने किसी को जुबान दी थी कि फ्रेडी शहर छोड़कर चला जाएगा। फिर पोली आंटी तुरंत टॉमी से पूछती है किसको जुबान दी थी। फिर टॉमी बताता है चेस्टर कैम्बल को। दरअसल टॉमी ने जब कैम्बल के साथ डील की तो उसमें एक शर्त यह भी थी कि कम्युनिस्ट फ्रेडी शहर छोड़कर चला जाएगा, ताकि लोग जो पुलिस की बात ना मानकर उनके खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं ये सब बंद हो जाए। टॉमी की बात सुनकर आंट पोली उसको कहती है ठीक है, मैं खुद एडा और फ्रेडी के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करूंगी। अब पोली के पास फ्रेडी को मनाने का एक जबरदस्त आइडिया था। फिर वो फ्रेडी के पास जाकर उसे 200 पाउंड्स की एक बड़ी रकम देती है और साथ में न्यूयॉर्क की 2 टिकटें भी, ताकि एडा और फ्रेडी वहां जाकर अपनी जिंदगी चैन से जिए। लेकिन पोली जब फ्रेडी से इस बारे में बात करती है तो फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पहले भी कह चुका था कि मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन जब पोली और एडा उसे फोर्स करने लगते हैं तो वो उनसे थोड़ा टाइम मांगता है। अगले सीन में हम कैम्बल को देखते हैं, जिसको रोज के जरिए उस आयरिश आदमी के कत्ल के बारे में पता चल चुका था। फिर कैम्बल ग्रेस को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, ना कि किसी का पीछा करने के लिए। फिर ग्रेस कहती है कि मुझे लगा कि इरा के बारे में जानकारी हासिल करने का ये अच्छा मौका है, लेकिन बदकिस्मती से उस ऑफिसर ने मुझे देख लिया था। अब इस बात पर कैम्बल ग्रेस को ज्यादा नहीं डांटता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर ग्रेस ने काम करने के लिए मना कर दिया तो उसे पीकी ब्लाइंडर्स की इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल पाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी एक फेमस कोट मार्केट में अपने लिए सूट खरीदने के लिए जाता है, लेकिन जब उसको एक सूट पसंद आता है तो उस पर बिली किम्बर का नाम लिखा हुआ था। तभी कुछ देर बाद बिली और उसके लोग भी वहां पर आ जाते हैं। फिर टॉमी बिली को कहता है कि तुमने अच्छा सूट पसंद किया है, लेकिन बिली तो ये देखकर हैरान था कि आखिर टॉमी को उस सूट के बारे में कैसे पता चला। फिर टॉमी बिली को कहता है कि मैं सूट के अलावा भी और बहुत कुछ जानता हूँ,
दरअसल कल की हॉर्स रेस में ली ब्रदर्स बिली के सट्टेबाजों को लूटने वाले हैं और बिली किम्बर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके आधे से ज्यादा लोग ली ब्रदर के हाथों बिक चुके हैं। फिर टॉमी जब बिली को ये सारी बातें बताता है तो बिली को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। फिर टॉमी कहता है कि तुम कल खुद देख लेना। फिर वहां से जाने से पहले बिली टॉमी को ग्रेस को भी अपने साथ लाने के लिए कहता है और टॉमी कहता है कि वो तो आएगी ही। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि टॉमी ग्रेस को रेस में लाने के लिए उसकी मुंह मांगी डिमांड्स क्यों पूरी कर रहा है। दरअसल बिली किम्बर ग्रेस पर फिदा हो गया था, जिसका मतलब अगर टॉमी ग्रेस का इस्तेमाल करे तो वो बड़ी ही आसानी से बिली के बिजनेस में शामिल हो जाएगा। अगले सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जो कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उन दिनों एक नियम लागू हुआ था कि किसी भी जगह पर 3 लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, लेकिन फ्रेडी उन सभी को एक साथ खड़ा करके ये समझाने की कोशिश करता है कि जब तक हम साथ हैं कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन फ्रेडी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये देशभक्ति टॉमी और कैम्बल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी, क्योंकि जब जब लोग स्ट्राइक करेंगे कैम्बल शांति से नहीं बैठेगा और अगर कैम्बल ने एक्शन लिया तो टॉमी के बिजनेस रिलेशन बिगड़ जाएंगे। दूसरी तरफ जॉन टॉमी को बताता है कि आर्थर उन मशीन गन्स और एडा की शादी को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। फिर टॉमी भी तय करता है कि वो आर्थर को उन मशीन गन्स की सारी सच्चाई बता देगा। फिर चर्च में जाने के बाद टॉमी कुछ देर आर्थर से बातें करता है। तभी आर्थर उससे शिकायत करता है कि तुम मुझे कोई भी बातें नहीं बताते, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि वो मशीन गन्स क्या पीकी ब्लाइंडर्स ने चुराई है और मेरे पास उनकी बात का कोई जवाब ही नहीं होता। वो जब मुझसे पूछते हैं कि क्या एडा ने शादी कर ली तो मेरे पास इस बात का भी जवाब नहीं होता। फिर टॉमी आर्थर को शांत करता है और कहता है कि हाँ, वो मशीन गन्स मैंने ही चुराई थी और मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था। कुछ देर बातें करने के बाद टॉमी आर्थर का मूड अच्छा करने के लिए उसको बार में ले जाता है। फिर वहां टॉमी उसको कहता है, तुम्हें याद है आर्थर, तुमने एक बार फ्रांस में मुझसे कहा था कि इंग्लैंड वापस जाने के बाद मैं एक पब खरीदूंगा, सो आज मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी। फिर आर्थर टॉमी की ये बात सुनकर खुशी से झूम उठता है। अब शेल्बी फैमिली के लिए इस बार को खरीदने के 2 फायदे थे। पहला ये कि आर्थर हमेशा से ही एक पब चलाना चाहता था और दूसरा ये कि ये पब पीकी ब्लाइंडर्स के काले धन को सफेद करने में हेल्प करेगा। तभी आर्थर से बात करने के बाद टॉमी जब बाहर आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर है, लेकिन इतने में वहां पर रोस आ जाता है और टॉमी को कहता है कि शेल्बीज ने फ्रेडी थ्रोन के साथ रिश्ते बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कैम्बल फ्रेडी की स्ट्राइक से काफी ज्यादा परेशान है। फिर वो टॉमी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर एडा फ्रेडी से दूर नहीं हुई तो हम फ्रेडी के साथ साथ उसे भी अरेस्ट कर लेंगे। फिर ये धमकी देकर रोस वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे टॉमी फ्रेडी से बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी फ्रेडी ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। फिर वो टॉमी के सिर पर बंदूक तानते हुए कहता है कि पोली मेरे पास 200 पाउंड और न्यूयॉर्क की 2 टिकटें लेकर आई थी, लेकिन मैं अब ये सारी चीजें तुम्हें वापस कर रहा हूँ। फिर टॉमी फ्रेडी की बातें सुनकर उसको मुद्दे से भटकाने की कोशिश करता है और फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है वो खुद फ्रेडी के ऊपर गन तान देता है। फिर टॉमी कहता है कि तुम एडा से प्यार नहीं करते, बल्कि तुमने एडा से इसलिए शादी की क्योंकि वो एक शेल्बी है। फिर फ्रेडी कहता है तुम गलत सोच रहे हो, मैं एडा को तब से प्यार करता हूँ जब वो 9 साल की थी और उस समय मैं 12 साल का था। अब ये सारी बातें टॉमी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर वो फ्रेडी को ये कहकर वहां से चला जाता है कि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। फिर घर पहुंचकर टॉमी वो 200 पाउंड्स और न्यूयॉर्क की टिकटें पोली आंटी के सामने रख देता है और कहता है कि आपने अपना तरीका आजमा कर देख लिया, इससे कोई बात नहीं बनी। फिर वो बताता है कि कल रात ऑफिसर रोस मुझसे मिलने के लिए आया था और उसने मुझे चेतावनी दी है कि अगर एडा फ्रेडी से दूर नहीं हुई तो वो लोग फ्रेडी के साथ साथ एडा को भी अरेस्ट कर लेंगे। फिर पोली आंटी एडा को लेकर थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम फ्रेडी के साथ जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तभी हम देखते हैं कि रात के समय जब टॉमी सो रहा था तो उसको एक बार फिर से वर्ल्ड वार की यादें आने लगती है। फिर घबराहट के कारण टॉमी की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि डैनी उससे मिलने के लिए आया है। फिर जब टॉमी और डैनी आराम से बैठकर कुछ देर बातें करते हैं तो टॉमी पूछता है कि लंदन से क्या खबर है। डैनी कहता है कि मैं वहां एक आयरिश पब में गया था और वहां पर हर जगह बस एक ही चर्चा फैली हुई है कि पीकी ब्लाइंडर्स ने उनके साथियों को मार डाला। फिर टॉमी डैनी की बात सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उस आयरिश आदमी की मौत के बारे में पीकी ब्लाइंडर्स को कुछ भी नहीं पता था।
फिर टॉमी डैनी को कहता है कि तुम मेरा एक मैसेज उन तक पहुंचा देना और कहना कि पीकी ब्लाइंडर्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, और अगर फिर भी किसी को शक हो तो आयरिश लोग अपने किसी भी आदमी को पीकी ब्लाइंडर्स से बात करने के लिए भेज सकते हैं। फिर टॉमी की बातें सुनने के बाद डैनी वहां से चला जाता है। अगली सुबह टॉमी ग्रेस से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि तुमने हॉर्स रेस के लिए ड्रेस खरीदी या नहीं। फिर ग्रेस कहती है हाँ, मैंने वो ड्रेस खरीद ली। फिर वो टॉमी से जानने की कोशिश करती है कि उसके और फ्रेडी के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन टॉमी ग्रेस की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स ने हमेशा से ही ये सीखा है कि अपनी फैमिली की बातें खुद तक ही सीमित रखो। फिर टॉमी ग्रेस को कहता है कि कल सुबह तुम रेडी रहना, और वहां से चला जाता है। अब कहानी जाती है सीधा एक दिन बाद हॉर्स रेस में, और आज पीकी ब्लाइंडर्स के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज ये बात साफ हो जाएगी कि उन्हें बिली किम्बर के साथ काम करना है या फिर नहीं। अब एक तरफ तो टॉमी ग्रेस को रेस दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है, और दूसरी तरफ आर्थर, जॉन और बाकी के पीकी ब्लाइंडर्स ये प्लान बना रहे थे कि उनको ली ब्रदर्स को कैसे रोकना है। अब सब कुछ तय हो जाने के बाद वो सभी मिशन पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ टॉमी जब ग्रेस के साथ डांस कर रहा था तो बिली की गंदी नजर उस पर पड़ जाती है, लेकिन फिलहाल तो टॉमी बिली को इस बारे में कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जब तक आर्थर पैसे लेकर नहीं आएगा तब तक डील फाइनल नहीं हो पाएगी। तभी कुछ देर बाद आर्थर के लोगों को ली ब्रदर्स के आदमी मिल जाते हैं, जिसके बाद आर्थर पहले तो उनको बहुत मारता है और फिर अपनी पीकी कैप से उन सभी को अंधा करके वो सारे पैसे ले जाकर टॉमी को दे देता है। अब टॉमी के लिए डील करने का बिल्कुल सही मौका था। फिर वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर सीधा बिली के पास जाता है और कहता है कि मैंने अपनी बात सच साबित कर दी। ली ब्रदर्स आपका पैसा लूटना चाहते थे, और अगर आप हमें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं तो बदले में हमें लूटे हुए पैसों का 5% और 3 लीगल बैटिंग पिचेस भी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो बिली की गंदी नजर सिर्फ ग्रेस पर थी, इसलिए वो टॉमी की किसी बात का जवाब नहीं देता। फिर बिली टॉमी को कहता है कि तुम डील की सारी बातें मेरे अकाउंटेंट से करो, और तब तक मैं ग्रेस के साथ थोड़ा डांस करके आता हूँ। तभी ग्रेस भी बिली को अपने पास आता हुआ देखकर समझ जाती है कि उसके इरादे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिली के साथ डांस करने के लिए मना नहीं करती। तभी बिली अपनी डील बदलकर एक और शर्त रखता है, जिसको सुनकर ग्रेस नाराज हो जाती है। अब बिली की नई डील के मुताबिक ग्रेस 2 घंटे के लिए बिली के साथ जाएगी, और तब तक अगर टॉमी चाहे तो बिली की वाइफ के साथ मजे कर सकता है। फिर ग्रेस टॉमी को कहती है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, लेकिन जवाब में टॉमी उसको कहता है कि बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें हमारे ऑपरेशंस में शामिल होना है तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और अगर तुम्हें लगे कि बिली अपनी हदें पार कर रहा है तो तुम उसको सबक भी सिखा सकती हो। फिर ग्रेस हिम्मत दिखाकर बिली के साथ जाने के लिए मान जाती है, और टॉमी भी बिली की वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन वो बिली की वाइफ को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि वो बिली किम्बर जैसा कैरेक्टरलेस नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बिली ग्रेस के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। फिर ग्रेस बिली को धक्का देती है ताकि वो उसको दूर कर सके, लेकिन तभी बिली जबरदस्ती ग्रेस को पकड़कर उसके साथ मजे करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में टॉमी वहां पर आ जाता है और बिली को कहता है कि तुम ग्रेस के साथ जो कुछ भी करने वाले हो प्लीज मत करो, क्योंकि मुझे अभी अभी ध्यान आया है कि ग्रेस को एक बीमारी है, जिसके चलते अगर तुम उसके साथ कुछ गलत करोगे तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। फिर बिली टॉमी के मुंह से ये बात सुनकर रुक जाता है, और टॉमी भी ग्रेस को साथ लेकर बिना कोई डील किए वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में ग्रेस टॉमी को कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे उस दरिंदे के साथ अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुम आखिर वापस क्यों आए। लेकिन टॉमी तो ग्रेस की कोई भी बात का जवाब नहीं देता। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। 4th एपिसोड में हम देखते हैं फ्रेडी और एडा एक साथ बोटिंग कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद फ्रेडी स्टैनली चैपमैन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और उसको 200 पाउंड देते हुए कहता है कि ये मुझे रशियन एम्बेसी के एक आदमी ने दिए थे। दरअसल फ्रेडी क्रांति लाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये देश सेवा आगे चलकर उसी के लिए परेशानियां बन जाएंगी। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी के पास हॉर्स रेस में पैसा लगाने वालों की लाइन लगी हुई थी। तभी रेस के शुरू होते ही बोली बंद हो जाती है, जिसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स के लोग सभी सट्टेबाजों को वहां से भेज देते हैं। तभी एक बच्चा टॉमी के घर में चुपचाप घुस जाता है, और ये जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे कि ये बच्चा ली फैमिली का सदस्य है, जो बाहर छिपे ली फैमिली के लोगों को घर के अंदर घुसाने के लिए आया था।
फिर कुछ देर बाद टॉमी और पोली अपने एक आदमी स्करबोट को घर की जिम्मेदारी सौंपकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि आज जॉन को अपने भाइयों के साथ बहुत जरूरी बात करनी थी। फिर जब टॉमी मीटिंग में पहुंचता है तो देखता है कि जॉन काफी सीरियस मूड में बैठा है। फिर वो सभी को बताता है कि मेरी पहली बीवी की मौत हो जाने के बाद मुझसे मेरे बच्चे नहीं संभल पा रहे और इसीलिए उन्हें अब एक माँ की जरूरत है। फिर आर्थर, टॉमी और पोली जॉन से पूछते हैं कि तुम किसको पसंद करते हो। फिर जॉन जवाब देता है लिजी स्टार्क को। लिजी का नाम सुनते ही वो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि लिजी एक कॉल गर्ल है जो हर रोज किसी नए मर्द के साथ बिस्तर शेयर करती है। फिर जॉन चिल्लाते हुए कहता है कि कोई भी उसको इस नाम से नहीं पुकारेगा, क्योंकि अब वो बदल गई है और जिसने भी उसको इस नाम से पुकारा मैं बंदूक से उसका भेजा उड़ा दूंगा। अब एक तरफ तो शेल्बी ब्रदर्स जॉन की शादी को लेकर चर्चा कर रहे थे और दूसरी तरफ ली की फैमिली के लोग शेल्बी के घर में घुस जाते हैं और उनका सारा पैसा लूट लेते हैं। स्करबोट उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसको घायल करके वहां से सारा पैसा ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद फिन शेल्बी ब्रदर्स को खबर देता है कि ली हमारा सारा पैसा लूट कर ले गए। तभी टॉमी और बाकी के सभी लोग फौरन अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर ली ब्रदर्स सिर्फ एक ही चीज छोड़ गए थे और वो है एक कटर। फिर टॉमी उस कटर को देखते ही समझ जाता है कि ली फैमिली के लोग पैसे लूटने के अलावा शेल्बी को मारने का इंतजाम भी कर गए हैं। फिर टॉमी सभी को कहता है कि अपनी जगह से कोई भी नहीं हिलेगा, क्योंकि इस घर में बॉम्ब है। तभी टॉमी की बात सुनकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब बम नहीं फटता तो टॉमी सोचने लगता है कि अब तक तो बम को फट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब बम घर में नहीं बल्कि कहीं और लगाया गया है। फिर टॉमी फौरन अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गाड़ी के ऊपर फिन बैठा हुआ है, क्योंकि फिन टॉमी जैसा लगने के लिए खेल खेल में उसकी गाड़ी के ऊपर बैठ गया था। लेकिन उसको कोई अंदाजा भी नहीं था कि ली फैमिली के लोग टॉमी को मारने के लिए उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा गए हैं। तभी टॉमी फिन को कहता है कि गाड़ी के किसी भी दरवाजे को मत छूना, लेकिन टॉमी के इतना कहते ही फिन दरवाजा खोल देता है और गाड़ी से नीचे उतर जाता है। अब अच्छी बात यह थी कि उसी वक्त टॉमी की नजर बॉम्ब पर पड़ जाती है। फिर वो तुरंत उस बॉम्ब को उठाता है और ब्लास्ट होने से पहले ही उसे सामने की बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है। फिर टॉमी फिन को कहता है एक बात ध्यान रखना, कभी भी मेरी एक्टिंग करने की कोशिश मत करना। और इतना कहकर टॉमी वहां से सीधा ली ब्रदर्स के इलाके में आ जाता है, क्योंकि आज वो ली फैमिली के साथ हमेशा के लिए अपनी दुश्मनी खत्म करने आया था। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ली फैमिली और शेल्बी फैमिली दोनों ही एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे। फिर टॉमी ली फैमिली की हेड शिल्बा से मिलता है और कहता है कि आज मैं आपके साथ हाथ मिलाने आया हूँ। लेकिन शिल्बा ये सब देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स का बॉस आज खुद ली फैमिली के साथ जुड़ना चाहता था, जबकि वो लोग पहले ही बिली किम्बर के साथ सौदा तय कर चुके थे। फिर टॉमी शिल्बा को समझाता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है, हम बिली किम्बर को बहुत जल्दी धोखा देने वाले थे। फिर वो शिल्बा को बताता है कि मेरी माँ भी ली घराने से ही थी, इसलिए आपको हमारी बात माननी ही होगी। फिर काफी बातचीत करने के बाद टॉमी और शिल्बा अपने आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक डील करते हैं, लेकिन ये डील क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। फिर जब टॉमी घर वापस आता है तो पोली उसे एक पता देती है और कहती है कि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। दरअसल ये पता स्टैनली चैपमैन का था, जो बेशक एडा ने ही पोली को दिया था। पोली आंटी चाहती थी कि टॉमी ये पता कैंपबेल को दे दे और उनको कहे कि आप इस बड़ी मछली के बदले फ्रेडी और एडा को छोड़ दें। अब टॉमी को भी पोली आंटी का ये प्लान काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो तुरंत कैम्बेल को एक सुनसान जगह पर बुलाकर ये सारी बात बता देता है। अब कैम्बेल को भी इस डील से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जाने से पहले वो टॉमी से पूछता है कि उन मशीन गन्स का क्या हुआ जो तुम मुझे देने वाले थे। फिर टॉमी कहता है कि किम्बर के साथ मेरा काम खत्म होते ही मैं वो गन्स तुम्हें ला कर दे दूंगा। लेकिन टॉमी के मुंह से ये बात सुनते ही कैम्बेल धमकी पर उतर आता है और कहता है कि चर्चिल और किंग दोनों मुझ पर काफी भड़के हुए हैं और अगर तुम्हारे गन्स देने से पहले उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं आंट पोली से लेकर एडा के पेट में पल रहे बच्चे तक तुम्हारे पूरे खानदान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर कैम्बेल की बात सुनकर टॉमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मन बना लेता है कि वो इसी जगह पर कैम्बेल को खत्म कर देगा, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर कैम्बेल को जाने देता है।
तभी अगली सुबह कैम्बल ऑफिसर रोज के साथ मिलकर स्टैनली के घर पर रेड कर देता है और वहां उनको 200 पाउंड्स भी मिलते हैं जो फ्रेडी ने चैपमैन को दिए थे। लेकिन अब वो समय आ गया था जब कैम्बल टॉमी को धोखा देगा, क्योंकि काफी पूछताछ करने के बाद भी स्टैनली ये नहीं बताता कि वो 200 पाउंड्स कहां से आए हैं। फिर कैम्बल रोज को ऑर्डर देता है कि उसे टॉर्चर करना शुरू कर दो और उन 200 पाउंड्स के अलावा ये भी पूछो कि फ्रेडी थ्रोन का एड्रेस क्या है। लेकिन रोज कैम्बल की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कैम्बल ने टॉमी से वादा किया था कि वो फ्रेडी का पीछा छोड़ देगा। फिर कैम्बल कहता है कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि मैं पीकी ब्लाइंडर्स के साथ किए वादे को वादा नहीं मानता। और रही बात टॉमी की, तो अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी है। फिर कैम्बल की ये बात सुनते ही रोज वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं आज फ्रेडी की माँ का जन्मदिन था, इसलिए वो उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहां पर उसकी मुलाकात आंट पोली से हो जाती है। फिर पोली फ्रेडी को कहती है कि अब तुम आराम से ये शहर छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि मैंने स्टैनली वाली जानकारी कैम्बल को देकर तुम्हें और एडा को आजाद करवा दिया है। लेकिन ये बात सुनते ही फ्रेडी हैरान हो जाता है और पूछता है कि आपको स्टैनली के बारे में किसने बताया। फिर आंट पोली बता देती है कि मुझे इसके बारे में एडा ने बताया है, और फिर वो उसको समझाती है कि ये डील करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज नहीं तो कल वो लोग स्टैनली को पकड़कर तुम्हारा पता लगा ही लेते। फिर पोली आंटी की बात सुनकर फ्रेडी मन ही मन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इस बार भी शेल्बी फैमिली का उसे शहर से बाहर निकालने का प्लान बेकार हो गया था। फिर फ्रेडी पोली को बताता है कि हम अपने काम में कभी भी किसी का पता लीक नहीं करते, और कैम्बल चाहे स्टैनली को कितना भी टॉर्चर क्यों ना कर ले, उसके मुंह से हमेशा यही निकलेगा कि मुझे कुछ नहीं पता। अब फ्रेडी पोली की इस हरकत से नाराज हो गया था, इसलिए वो पोली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पोली उसको खुद से दूर करते हुए कहती है कि अगर तुमने एडा को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ टॉर्चर करने के कारण स्टैनली की मौत हो जाती है, जिसके बाद कैम्बल रोज को कहता है कि इसकी मौत को एक एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दो, ताकि हम पर कोई भी आंच न आए। अगले सीन में हम बिली किम्बर को देखते हैं, जो पीकी ब्लाइंडर्स का बिजनेस देखने के लिए आया था। बिली टॉमी के काम से काफी खुश था, क्योंकि जब से उसके लोगों ने हॉर्स रेस का जिम्मा संभाला है, तब से ली फैमिली उनका एक भी रुपया नहीं लूट पाई है। फिर टॉमी बड़े ही सम्मान के साथ बिली को अंदर लेकर जाता है और फिर उन्हें अपने आदमियों से मिलवाते हुए कहता है कि आगे चलकर यही हमारी हॉर्स रेस की व्यवस्था संभालेंगे। अब बिली भी खुश होकर टॉमी को एक लीगल बैटिंग पिच का लाइसेंस दे देता है, जिसका मतलब अब शेल्बी ब्रदर्स खुद हॉर्स रेस करवा सकते हैं। अब टॉमी भी तो इसी मुकाम को पाने के लिए सालों से मेहनत कर रहा था, और आज उसकी ये मेहनत रंग ले आई। अगले सीन में हम देखते हैं आर्थर अपने बार में बैठकर हिसाब किताब गिन रहा था। तभी ग्रेस उससे शेल्बी के इलीगल सामान रखने वाली लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करती है। अब आर्थर को लगता है कि ग्रेस शायद उससे ऐसे ही पूछ रही है, इसलिए वो उसको सब कुछ बता देता है। फिर ग्रेस भी ये सारी जानकारी फौरन कैम्बल तक पहुंचा देती है, जिसके बाद कैम्बल के लोग उन सभी लोकेशंस पर रेड डालकर सारा इलीगल सामान बरामद कर लेते हैं। लेकिन कैम्बल ये देखकर हैरान था कि किसी भी लोकेशन पर वो गन्स नहीं थी जिसको वो ढूंढना चाहता था। इसका मतलब टॉमी ने उन सभी गन्स को कहीं और ही छुपा रखा है। तभी जब शेल्बी ब्रदर्स को अपने अड्डे पर रेड पड़ने की बात पता चलती है, तो आर्थर टॉमी को बता देता है कि मैंने इन सभी लोकेशंस के बारे में ग्रेस को बताया था। फिर टॉमी ग्रेस को एक चर्च में लेकर जाता है ताकि वो उससे खुलकर सारी बात पता कर सके। फिर टॉमी ग्रेस को बताता है कि बिली हमेशा ही अपने साथ एक अकाउंटेंट को रखता है, जो उसके बिजनेस को संभालने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको सलाह देता है। टॉमी चाहता था कि अब ग्रेस भी उसके लिए यही काम करेगी, क्योंकि टॉमी के हिसाब से ग्रेस उसके सभी भाइयों से ज्यादा स्मार्ट थी। अब ग्रेस को भी ये बात सुनकर काफी खुशी होती है, लेकिन तभी टॉमी उसको एक और बात कहता है कि तुम हमेशा से ही मुझसे झूठ बोलती आ रही हो। दरअसल ग्रेस ने टॉमी को बताया था कि मैं एक कैथोलिक गर्ल हूँ जो पहले बार में काम कर चुकी है, लेकिन टॉमी उसे सच्चाई बताते हुए कहता है कि तुम कैथोलिक गर्ल नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम चर्च में आने से पहले क्रॉस जरूर बनाती। खैर टॉमी ग्रेस की इन सभी झूठी बातों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो ग्रेस से प्यार करता था, इसलिए वो चाहता था कि ग्रेस हर वक्त उसके साथ रहकर उसकी काम में हेल्प करे। फिर जाने से पहले टॉमी ग्रेस को किस करता है, जिसके बाद ग्रेस कहती है कि अब तो काम करने में और भी मजा आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी लिजी से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उससे जॉन के बारे में बात कर सके। टॉमी लिजी को कहता है कि तुम पहले भी मेरे साथ कई बार सो चुकी हो, और ये बात ना तो जॉन को पता है और ना ही आंट पोली को। फिर जवाब में लिजी कहती है कि वो बातें पुरानी हो गई हैं, अब मैं सच में जॉन से प्यार करती हूँ।
फिर टॉमी लिजी की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने ढेर सारे पैसे रखता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो शादी से पहले आखिरी बार मेरे साथ सो सकती हो। फिर लिजी तुरंत ही टॉमी का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, जिसको देखकर टॉमी समझ जाता है कि वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो पहले थी। फिर टॉमी घर जाकर ये सारी बात जॉन को बताता है कि लिजी ने मेरे साथ सोने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन जॉन को लग रहा था कि टॉमी शायद ये शादी तुड़वाने के लिए ही बोल रहा है। अगले सीन में हम कैम्बल को देखते हैं जो ग्रेस से आगे के प्लान के बारे में जानने के लिए आया था। अब वो ग्रेस और टॉमी के बीच में बढ़ रही नजदीकियों को देखकर खुश नहीं था। फिर वो ग्रेस को कहता है कि तुम अपना मकसद तो नहीं भूल गई हो ना। फिर ग्रेस कहती है कि मैं तो यहाँ पर आपको एक काम की बात बताने आई थी, लेकिन आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर इतना कहकर ग्रेस वहाँ से सीधा अपने बार में आ जाती है। फिर कुछ देर बाद टॉमी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर ग्रेस उसको एक स्पेशल बियर दिखाते हुए कहती है कि मैंने ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से मंगवाई है, लेकिन टॉमी उस ड्रिंक को नीचे रख देता है और कहता है कि इसे एक खास फंक्शन के लिए बचा कर रखो। फिर टॉमी ग्रेस को उसका पहला काम सौंपता है, जिसमें ग्रेस उसकी बहन के पास जाएगी और उसको एक फंक्शन के लिए आमंत्रित करेगी। अब टॉमी किस फंक्शन की बात कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। तभी रात के वक्त टॉमी जॉन से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि जॉन लिजी की सच्चाई जानने के बाद काफी उदास बैठा था। फिर जैसे तैसे वो जॉन का मूड ठीक करता है और कहता है कि कल रेडी रहना, हम ली फैमिली के साथ हमेशा के लिए अपनी दुश्मनी खत्म करने जा रहे हैं। तभी अगली सुबह पीकी ब्लाइंडर्स ली फैमिली के इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी टॉमी जॉन को एक ऐसी बात बताता है जिसको सुनकर जॉन के होश उड़ जाते हैं। दरअसल टॉमी और बाकी के पीकी ब्लाइंडर्स जॉन की शादी करवाने के लिए आए थे, ताकि ली फैमिली और शेल्बी फैमिली हमेशा के लिए एक हो जाए। लेकिन जॉन इस शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। फिर टॉमी उसको समझाता है कि अगर आज तुमने शादी नहीं की तो हमारे और ली फैमिली के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वही डील थी जो शिल्बा और टॉमी के बीच में हुई थी। दरअसल शिल्बा ने टॉमी के सामने एक डील रखी कि वो अपने भाई जॉन की शादी मेरी बेटी के साथ करवाएगा। फिर दुल्हन को देखने के बाद जॉन भी खुश हो जाता है और शादी के लिए मान जाता है। फिर रात के वक्त सभी लोग जश्न मनाते हैं। इस पार्टी में एडा बहुत ज्यादा डांस कर रही थी, इसलिए टॉमी उसको रोकता है ताकि उसके बच्चे पर कोई भी असर ना पड़े। तभी अचानक से एडा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसको देखते ही पोली समझ जाती है कि जरूर उसकी डिलीवरी होने वाली है। फिर पोली और एडा के तीनों भाई उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले पोली टॉमी से पूछती है कि जब फ्रेडी यहाँ पर आएगा तो तुम क्या कहोगे। टॉमी कहता है कुछ नहीं, आज मेरी तरफ से फ्रेडी को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, ये मेरा वादा है। टॉमी की बात सुनकर पोली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज पहली बार टॉमी किसी को मारने की बजाय उसको सुरक्षा देने की बात कर रहा था। फिर कुछ समय बाद एडा एक फूल से बेटे को जन्म देती है। फिर फ्रेडी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो दौड़ा दौड़ा एडा के पास आ जाता है, लेकिन तभी उनकी इन खुशियों को नजर लग जाती है, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स वहां पर आते हैं और फ्रेडी को अरेस्ट कर लेते हैं। और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेस ने ही कैम्बल को दी थी। अब यहाँ हर किसी को यही लग रहा था कि ये प्लान टॉमी का था। फिर आंट पोली गुस्से में टॉमी के पास जाती है और उस पर थूकते हुए कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम टॉमी को देखते हैं जो डैनी की ग्रेव के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। हालांकि डैनी अभी भी जिंदा है, लेकिन टॉमी ने उसकी ग्रेव किसी खास मकसद के लिए बनवाई थी। अब वो क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ आंट पोली एडा के घर पर उसके और उसके बेटे के लिए फ्रूट्स लेकर जाती है, लेकिन एडा तो उनके लिए बार बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि उसको लग रहा था कि फ्रेडी को जेल भिजवाने में पोली का ही हाथ है। उस समय जेल में कैम्बल और उसके ऑफिसर्स ने फ्रेडी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। तभी जब पोली घर वापस आती है तो टॉमी उससे पूछता है कि एडा ने फ्रूट्स लिए या नहीं। फिर पोली बताती है कि उसने तो दरवाजा ही नहीं खोला। फिर टॉमी पोली को कहता है कि आपने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन टॉमी की इतनी बात सुनते ही पोली गुस्से में जवाब देती है कि जिस बात पर मुझे खुद भरोसा नहीं वो मैं दूसरों को कैसे बता सकती हूँ। तभी जब टॉमी पोली के मुंह से ये बात सुनता है तो वो दुखी हो जाता है। फिर वो अपना दुख बांटने के लिए ग्रेस के पास जाता है। उस समय ग्रेस डायरी में हिसाब किताब लगा रही थी, लेकिन तभी टॉमी उसकी डायरी के तीसरे कॉलम में एक ब्लैक स्टार बनाते हुए कहता है कि इस दिन हम बिली किम्बर को खत्म कर देंगे। फिर ग्रेस पूछती है कि क्या ये बात तुम्हारी फैमिली को पता है। टॉमी कहता है कि वे लोग मुझसे नफरत करते हैं और ऐसी बातें सिर्फ उन्हीं को बताई जाती हैं जो हमसे प्यार करें। फिर इतना कहकर टॉमी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो जॉन के साथ एक फाइटिंग क्लब में एंजॉय करने के लिए आया था,
लेकिन तभी वहां उनकी मुलाकात अपने डैड सीनियर आर्थर से हो जाती है। तभी आर्थर अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि आर्थर के अलावा उनकी पूरी शेल्बी फैमिली में कोई भी उनको पसंद नहीं करता था। फिर आर्थर उन सब की परवाह किए बिना ही उनको अपने घर ले आता है। फिर सीनियर आर्थर सभी को बताते हैं कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मेरी लाइफ और मेरा रहन सहन पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन पोली और जॉन तो उनकी बेकार बातें सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। फिर पोली उनको कहती है कि तुरंत अपना सैंडविच खत्म करो और निकलो यहाँ से। तभी कुछ ही देर में टॉमी भी घर आ जाता है। टॉमी के डैड को पूरा यकीन था कि जब टॉमी घर आएगा तो मुझे देखकर खुश हो जाएगा। लेकिन टॉमी जब घर में आता है तो अपने डैड को कहता है फौरन यहाँ से निकल जाइए। तभी आर्थर टॉमी को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो बदल गए हैं, लेकिन टॉमी तो गुस्से में उसे भी चुप करवा देता है। फिर वो अपने पापा को कहता है कि आपको 10 साल पहले ही यहाँ पर होना चाहिए था, जब इस फैमिली को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस बात से उसके पापा अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं और फौरन वहां से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद टॉमी आर्थर को वार्निंग देता है कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन दोबारा ये आदमी कभी भी अपने घर में नहीं आना चाहिए। अब दिखाने के लिए टॉमी चाहे सभी को कुछ भी कहे, लेकिन अंदर अंदर से वो भी अपने डैड को सपोर्ट करना चाहता था। तभी आर्थर गुस्से में बार में जाता है और वहां जाकर गले से सारे पैसे निकाल लेता है। फिर ग्रेस पूछती है कि मुझे हिसाब किताब में एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हम हर हफ्ते लंदन में किसी डेनियल नाम के आदमी को कुछ पैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि डेनियल आखिर है कौन। फिर ग्रेस की बात सुनते ही आर्थर उसको बता देता है कि ये अपना डैनी है, जिसको कुछ समय पहले टॉमी ने ही शूट कर दिया था। अब ये बात सुनते ही ग्रेस का दिमाग चकराने लगता है, लेकिन तभी आर्थर उसको कहता है कि हमने डैनी को मारा नहीं, बल्कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसको लंदन में भेज दिया। और रही उसकी कब्र की बात, तो वो सब एक दिखावा है। फिर ग्रेस आर्थर से पूछती है कि उस कब्र में है क्या। फिर जवाब में आर्थर कहता है कि ऐसी बातें तुम मत पूछा करो, क्योंकि ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अब ग्रेस को शक होने लगा था कि जरूर उन गन्स को टॉमी ने कब्र के अंदर ही छिपाया होगा। तभी आर्थर बार से बाहर निकलते ही सीधा अपने डैड के पास जाता है। दरअसल आर्थर के डैड ने उसको अपने जाल में फंसा लिया था ताकि वो उससे ढेर सारा रुपया लूटकर वहां से भाग जाए। उन्होंने आर्थर को बड़े बड़े सपने दिखाए कि मैं अमेरिका जाकर शेल्बीज के नाम से कसिनो खोलूंगा और फिर हम पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे ढेर सारे रुपए चाहिए। तभी आर्थर उनसे वादा करता है कि मैं आपको ढेर सारे रुपए ला कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं IRA का चीफ ब्रून टॉमी से मिलने के लिए आता है। फिर ब्रून टोनी को कहता है कि तुमसे मुलाकात होने के बाद हमारा एक साथी मारा गया। अब हमारे लोगों को शक है कि जरूर उसका खून पीकी ब्लाइंडर्स ने ही किया होगा, लेकिन फिलहाल ब्रून यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स से बदला लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो डील करने के लिए आया था कि टॉमी उनके साथी की मौत के बदले वो सारी गन्स उनको दे दे। फिर टॉमी पहले तो ब्रून को बहकाने की कोशिश करता है कि वो गन्स मेरे पास है ही नहीं, लेकिन फिर जब बात आगे बढ़ जाती है तो वो ब्रून को कहता है हाँ, मशीन गन्स हमने ही चुराई थी और अगर तुम हमें सही कीमत दोगे तो वो गन्स हम तुम्हें दे देंगे। अब टॉमी ब्रून के साथ डबल गेम खेल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ब्रून इस ऑफर के लिए मना नहीं करेगा। फिर जैसे ही ब्रून डील स्वीकार करता है, फिर टॉमी तुरंत कैम्बल के पास जाता है और कहता है कि आप उस गन डील के वक्त रेड कर देना और IRA चीफ को अरेस्ट कर लेना। अब कैम्बल भी टोनी की ये डील मान लेता है, क्योंकि IRA चीफ को अरेस्ट करके सरकार की तरफ से मेडल पाने का ये अच्छा मौका था। दूसरी तरफ आर्थर काफी सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद शेल्बी फैमिलीज के 500 पाउंड अपने डैड को लाकर दे देता है, क्योंकि उसको अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि उसके पिता ये सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे। वो तो बस उस शख्स की हेल्प करना चाहता था जो सालों पहले अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया था। तभी अगली सुबह टॉमी दौड़कर बार में आता है और ग्रेस को कहता है कि अभी कुछ देर बाद 2 लोग मेरे साथ यहाँ डील करने के लिए आने वाले हैं और मुझे पक्का यकीन है कि डील होते ही ब्रून का साथी मुझे मार देगा, इसलिए तुम ये गन रखो और डील के वक्त पीछे छुपी रहना, और जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो बाहर आकर ये बंदूक सीधा चीफ के सिर पर तान देना। लेकिन हाँ, तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम गोली नहीं चलाओगी, तुम्हें बस उन 2 लोगों को डराना है ताकि वो मुझे शूट ना कर पाए। लेकिन ग्रेस के हाथ में गन आते ही वो ठान लेती है कि आज वो किसी भी हालत में IRA के उन दोनों सदस्यों को नहीं छोड़ेगी। दरअसल ग्रेस कैम्बल के साथ इसलिए काम कर रही थी क्योंकि उसे IRA से अपने पिता की मौत का बदला लेना था और ग्रेस के लिए उन्हें शूट करने का यही सबसे अच्छा मौका था जिसको वो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। तभी प्लान के मुताबिक ग्रेस पीछे जाकर छुप जाती है
और जब डील होने के बाद ब्रून का साथी टॉमी के ऊपर गन तानता है तो वो तुरंत ही बाहर निकलकर ब्रून को शूट कर देती है। हालांकि पुलिस वाले भी बाहर IRA चीफ को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। फिर जब ब्रून का साथी ग्रेस पर हमला करने की कोशिश करता है तो टॉमी बीच में आ जाता है और एक बर्तन से उसके सिर पर हमला करके उसका किस्सा ही खत्म कर देता है। फिर टॉमी चिल्लाते हुए ग्रेस को कहता है कि तुमने उसको गोली क्यों मारी। फिर ग्रेस सिसकते हुए कहती है मुझे भी नहीं पता, बस गोली अपने आप चल गई। उस समय टॉमी को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बस ये सोच रहा था कि अगर ग्रेस को कुछ हो जाता तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। फिर टॉमी ग्रेस को प्यार से गले लगा लेता है, जिसके बाद रॉस और बाकी के सभी ऑफिसर्स अंदर आ जाते हैं और उन दोनों आयरिश लोगों की बॉडी को हिरासत में ले लेते हैं। फिर अगले दिन ग्रेस कैम्बल से मिलने के लिए जाती है और बताती है कि मुझे गन्स का पता चल गया है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर मैं तुम्हें गन्स की लोकेशन बताऊंगी तो तुम हमेशा के लिए टॉमी का पीछा छोड़ दोगे। अब कैम्बल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो टॉमी को बचाना क्यों चाहती है, लेकिन तभी ग्रेस उसको कहती है कि उसने आज तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और इसलिए मैं भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती। फिर वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देती है क्योंकि उसके पिता का बदला पूरा हो चुका था। अब कैम्बल भी ग्रेस की शर्त मान लेता है और जाने से पहले उसको अपने दिल की बात बताता है कि मैं इस मिशन के दौरान तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन ग्रेस तो कैम्बल का प्रपोजल तुरंत ही ठुकरा देती है क्योंकि एक तो उसकी उम्र ज्यादा थी और दूसरी बात ये थी कि वो खुद भी टॉमी से प्यार करने लगी है। फिर कैम्बल को ग्रेस के ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानता था कि प्यार को कभी भी जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उसको जाने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं आर्थर अपने डैड के शहर से बाहर निकलने से पहले ही उनको पकड़ लेता है। फिर वो उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप एक नंबर के धोखेबाज हो, इसलिए मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। लेकिन उसके डैड कहते हैं चुपचाप घर चले जाओ वरना मुझसे मार खाओगे। फिर आर्थर गुस्से में उनको मारने लगता है, लेकिन तभी आर्थर के डैड उसको पकड़कर दीवार के साथ लगा देते हैं और कहते हैं कि अगर दोबारा मुझ पर हमला किया तो मैं तुम्हारा गला काटकर रेल की पटरी पे फेंक दूंगा। फिर आर्थर दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर जब वो घर जाता है तो आंट पोली उससे पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ है, क्योंकि वो जानती थी कि सीनियर आर्थर उनके सारे पैसे लेकर भाग गया है। फिर वो आर्थर को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने ये बात टॉमी को नहीं बताई। लेकिन आर्थर को बहुत डर लग रहा था क्योंकि जब ये बात टॉमी को पता चलेगी तो वो आर्थर के साथ कुछ भी कर सकता है। तभी रात के वक्त जब कैम्बल के लोग उस ग्रेव की खुदाई करते हैं तो उनको वहां पर मशीन गन्स छोड़कर बाकी की सभी गन्स मिल जाती हैं। लेकिन अभी भी कैम्बल टॉमी का पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि गन्स मिलते ही वो टॉमी को पकड़ने के लिए सीधा बार की तरफ जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि कैम्बल वहां पर पहुंचता, ग्रेस टॉमी को पीछे के दरवाजे से निकालकर वहां से ले जाती है। फिर कैम्बल हैरी से पूछता है कि टॉमी कहाँ है। जवाब में हैरी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कैम्बल अच्छे से जानता था कि हैरी को सब कुछ पता है, इसलिए वो प्यार से पूछने की बजाय धमकी पर उतर आता है। फिर हैरी भी उसको बता देता है कि वो बार में टॉमी को लेकर भाग गई है। अब ग्रेस का नाम सुनते ही कैम्बल को बहुत दुख होता है क्योंकि वो जिसको अपना बनाना चाहता था वो उसके दुश्मन की मदद कर रही थी। अब कैम्बल तय कर लेता है कि वो कल ही पैकिंग करके इस शहर से चला जाएगा क्योंकि वैसे भी उसका गन्स ढूंढने का मिशन पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ टॉमी ग्रेस के घर पर जाकर उसके साथ डांस करने लगता है और फिर डांस करते करते वो इंटीमेट हो जाते हैं। उस समय कैम्बल ग्रेस के घर के बाहर खड़ा होकर खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था, जिसके बाद उसका टॉमी के प्रति गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी अगली सुबह जब टॉमी आर्थर से मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि आर्थर ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। अब वो पैसे वाली बात भी टॉमी को पता चल गई थी, लेकिन फिर भी टॉमी अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए उन पर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता। फिर वो आर्थर को कहता है कि शेल्बी ब्रदर्स लिमिटेड हम तीनों भाइयों के नाम पर है और इसमें जो भी कमाई होती है उस पर हम तीनों भाइयों का पूरा हक है, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से पैसे चले गए तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। फिर वो अपने भाई को एक खुशखबरी देता है कि कैम्बल ये शहर छोड़कर जा रहा है, इसलिए अब हम इस शहर में बिना किसी रुकावट के अपना बिजनेस चला सकते हैं। अब शेल्बी ब्रदर्स की लाइफ में वो खुशियां वापस लौट आई थी। तभी हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग हॉर्स रेस पर पैसा लगाने के लिए वहां पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे, इसलिए शेल्बी ब्रदर्स के पास अब सिर्फ एक ही काम बचा था और वो था आराम से कुर्सी पर बैठकर पैसे गिनना। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं ग्रेस के ठुकरा देने के बाद कैम्बल काफी उदास बैठा था। फिर वो अपने बुढ़ापे की आग बुझाने के लिए वेयर हाउस में जाकर लड़की की डिमांड करता है। ये वही वेयर हाउस है जहाँ से टॉमी और किम्बर ने अपने सूट खरीदे थे। कैम्बल को पता था कि इस वेयर हाउस में ऐसे काम भी होते हैं, क्योंकि उसकी टीम के कुछ ऑफिसर्स अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं। दूसरी तरफ आंट पोली शेल्बी ब्रदर्स की जीत के लिए प्रेयर कर रही थी, क्योंकि आज पीकी ब्लाइंडर्स किम्बर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे और आज के बाद किम्बर और कैम्बल नाम की दोनों प्रॉब्लम उनके बिजनेस से हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। कुछ देर बाद टॉमी वहां पर आता है और पोली को प्रेयर करता हुआ देखकर कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये लड़ाई जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ वेयर हाउस के मालिक ने कैम्बल के लिए एक लड़की भिजवाई थी और कैम्बल जब उस लड़की को देखता है तो वो उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। वो हमेशा से ही ऐसी ही किसी लड़की के साथ मजे करना चाहता था। तभी कुछ देर बाद ग्रेस कैम्बल से आखिरी मुलाकात करने के लिए म्यूजियम जाती है, लेकिन देखती है कि वहां पर कैम्बल नहीं बल्कि रोज खड़ा है। फिर रोज ग्रेस को कैम्बल का दिया हुआ लेटर देता है और कहता है कि तुम एक नागिन हो। फिर रोज के जाने के बाद जब वो उस लेटर को खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि मुझे पता है तुमने किसके साथ क्या क्या गुनाह किए हैं। तुम्हारे पिता अगर आज जिंदा होते तो उनको तुम्हारी इस हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि तुमने अपने सारे सिद्धांत तोड़े भी तो किसके लिए। फिर ग्रेस कहती है अपने प्यार के लिए, और इतना कहकर वो रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं, जो एक वेयर हाउस में अपने सूट के पैसे चुकाने आया था। फिर वहां का मालिक टॉमी को एक ऐसी न्यूज देता है जिसको सुनते ही टॉमी खुश होकर उनको इनाम देता है, और वो न्यूज ये थी कि ऑफिसर कैम्बल यहाँ पर अपने बुढ़ापे के मजे लूटने आया है। फिर टॉमी ये बात सुनते ही सीधा कैम्बल के पास पहुंच जाता है और ताना मारते हुए उसे कहता है कि तुम भी उन्हीं ऑफिसर्स की तरह हो जो यहाँ पर अक्सर आते जाते हैं। फिर कैम्बल भी कहता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ और मेरे बाद जो आएगा वो भी ऐसा ही होगा। फिर कैम्बल उस पर भड़क जाता है और बता देता है कि आज विंस्टन चर्चिल मुझे उन मशीन गन्स को ढूंढने के लिए शाबाशी देने वाला है और अब शाम तक तुम्हें ये खबर मिल जाएगी कि मुझे उन गन्स की खबर किसने दी, और ये बात सुनते ही तुम्हारा दिल टूट जाएगा। अब कैम्बल के सीधा इशारा करने के बाद भी टॉमी समझ नहीं पाता कि वो ग्रेस की तरफ इशारा कर रहा है। तभी अगले सीन में हम पोली को देखते हैं, जो एडा के घर पर उसको समझाने के लिए जाती है। फिर पोली एडा को कहती है कि एक पुलिस केस के चलते मेरे दोनों बच्चों को मुझसे अलग कर दिया गया और मैं उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं थी कि मैं सिस्टम के साथ भिड़ जाती। फिर ये सारी बातें बताते हुए पोली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो एडा को विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई टॉमी तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन एडा तो अभी भी फ्रेडी की बात को लेकर काफी गुस्से में थी। तभी पोली उसको बताती है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद तुम्हें पता होना चाहिए। फिर वो एडा को बिली किम्बर के बारे में बता देती है। अगले सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं, जिसको टॉमी के आदेशों पर जेल से निकलवा दिया जाता है। अब भले ही फ्रेडी पीकी ब्लाइंडर्स का मेंबर नहीं था, लेकिन उनके परिवार का एक हिस्सा तो था ही। अब टॉमी चाहता था कि वो भी इस लड़ाई में उनका साथ दे, इसलिए सारी तैयारी होने के बाद पीकी ब्लाइंडर्स किम्बर का किस्सा खत्म करने के लिए जाने लगते हैं। फिर पोली उन सबको बताती है कि आज हमारे बीच में एक नई मेहमान भी शामिल होने के लिए आई है, और ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि एडा थी। फिर एडा को वहां पर देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी टॉमी एडा से पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। फिर जवाब में एडा कहती है कि पोली ने मुझे सब कुछ बता दिया, और अगर वो सब कुछ सच है तो हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद पीकी ब्लाइंडर्स जंग में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इन सब का ऐसा एटीट्यूड देखकर हर कोई इनके ही जैसा बनना चाहता था। तभी किम्बर से भिड़ने से पहले वो सभी कुछ देर मजे करने के लिए बार में जाते हैं। वहां टॉमी ग्रेस को कहता है कि हमारी अगली फैमिली मीटिंग में तुम भी मौजूद रहोगी, लेकिन ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। फिर टॉमी उसको विश्वास दिलाता है कि तुम भी हमारी फैमिली मेंबर हो, क्योंकि मैं वापस आने के बाद तुमसे शादी कर लूंगा। अब ग्रेस चाहती थी कि वो टॉमी को अपनी सारी सच्चाई बता दे, लेकिन वो उसे कुछ बता पाती इससे पहले ही ब्लाइंडर्स का एक आदमी वहां पर आकर खबर देता है कि किम्बर के लोग बहुत ही तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उस आदमी की बात सुनते ही टॉमी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स आज बिली को खत्म कर देंगे। ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी। फिर टॉमी तुरंत एडा और पोली के पास जाकर उनको कहता है कि फौरन यहाँ से निकलो, क्योंकि किसी ने हमें धोखा दिया है। फिर पोली आंटी टॉमी से पूछती है कि किम्बर को खत्म करने वाली बात शेल्बीज के अलावा किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन पोली के मुंह से ये बात सुनते ही टॉमी समझ जाता है कि जरूर ये काम ग्रेस का होगा, क्योंकि उसने ये बात ग्रेस को बताई थी।
फिर पोली आंटी टॉमी को कहती है कि तुम निश्चिंत होकर जंग की तैयारी करो, ग्रेस को मैं खुद संभाल लूंगी। और इतना कहकर पोली आंटी सीधा उस बार में आ जाती है। उस समय ग्रेस बार से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी पोली उसको रोकते हुए कहती है कि हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। लेकिन ग्रेस तो पोली आंटी के ऊपर गन तान देती है, ये जानने के बाद भी कि पोली आंटी उसको यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई। तभी पोली आंटी ग्रेस को एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है ताकि वो दोनों शांति से बैठकर आपस में बात कर सके। फिर पोली आंटी ग्रेस को समझाती है कि टॉमी तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हें नहीं मारेगा, क्योंकि वो एक गोल्डन हार्टेड इंसान है। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि तुमने उस दिन टॉमी को पुलिस वालों से बचाया था। तभी पोली आंटी की बात सुनकर ग्रेस का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर वो पोली से पूछती है कि टॉमी जंग में जाने से पहले कैसा था, क्या वो उदास था। फिर जवाब में पोली आंटी कहती है कि वो हमेशा ही खुश रहता है, लेकिन फिर भी जंग में जाने से पहले जब उसको तुम्हारी सच्चाई पता चली तो उसकी सारी खुशियां गायब हो गई। फिर बातों बातों में पोली आंटी ग्रेस को कहती है कि भले ही टॉमी तुमको माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें ना ही माफ करूंगी और ना ही कभी अपनाऊंगी। तभी पोली की बातें सुनकर ग्रेस वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स ने जंग की पूरी तैयारी कर ली थी और अब बस उनको इंतजार था बिली किम्बर का। अब कैम्बल भी टॉमी और किम्बर के मामले में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि दोनों में से चाहे कोई भी मरे, फायदा तो पुलिस का ही होने वाला था। तभी कुछ देर बाद बिली किम्बर अपने आदमियों को लेकर पीकी ब्लाइंडर्स से लड़ने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। आज उनकी सिचुएशन लड़ो या मरो वाली थी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई डील होगी और ना ही कोई शर्त रखी जाएगी। अब कैम्बल और रोज को पूरा विश्वास था कि आज पीकी ब्लाइंडर्स इस लड़ाई में मशीन गन का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि पुलिस को उस कब्र में से सिर्फ 24 गन्स ही बरामद हुई थी, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि उनमें से एक गन अभी भी टॉमी के पास है और टॉमी ने वो मशीन गन चलाने की जिम्मेदारी फ्रेडी को सौंपी थी। तभी पीकी ब्लाइंडर्स और बिली किम्बर के लोग एक दूसरे पर गन तान देते हैं, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है एडा की। एडा अपने बच्चे को लेकर उस लड़ाई के बीच में आ जाती है और कहती है तुम सब जरा सोचो कि तुम सब फैमिली वाले हो और जब तुम्हारी लाशें घर जाएंगी तो तुम्हारे घर वालों को कितना दुख होगा। एडा की बात सुनने के बाद सब लोग बंदूकें नीचे कर देते हैं, लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर किम्बर बंदूक निकालता है और टॉमी और डैनी को शूट कर देता है। गोली लगने के बाद डैनी की सांसें तो तुरंत बंद हो जाती है, लेकिन टॉमी बहुत हिम्मत वाला था। वो पलटवार करने के लिए अपनी गन निकालता है और सीधा किम्बर का भेजा उड़ा देता है। अब एक ही झटके में ब्लाइंडर्स और किम्बर की यह लड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि जब बॉस ही जिंदा नहीं रहा तो उसके आदमियों के लिए लड़ने का क्या फायदा। तभी घर वापस आने के बाद बाकी के पीकी ब्लाइंडर्स टॉमी के सीने में से गोली निकालते हैं। इस लड़ाई में उन्होंने अपने एक जिगरी साथी को खो दिया था, लेकिन टॉमी अच्छे तरीके से जानता है कि जंग का दूसरा नाम ही कुर्बानी है। फिर वो सभी तय करते हैं कि डैनी की लाश को पहाड़ी के ऊपर दफनाएंगे, क्योंकि डोनी हमेशा से ही ऐसा चाहता था। तभी जब कैम्बल को पता चलता है कि इस लड़ाई में किम्बर मारा गया तो ये बात सुनते ही वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो तो चाहता था कि इस लड़ाई में टॉमी मारा जाए, क्योंकि कैम्बल उसको हराना चाहता था। तभी रात को जश्न खत्म होने के बाद डैनी की लाश पहाड़ी की तरफ भेज दी जाती है, जिसके बाद टॉमी ग्रेस से मिलने के लिए जाता है। वो आज भी ग्रेस से उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था, लेकिन ग्रेस ने जो गलती की इसके लिए उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तभी ग्रेस टॉमी से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन टॉमी कहता है कि हम चाहे जो कुछ भी कर लें, मगर इससे सच्चाई बदलने वाली नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरे एक दोस्त की जान चली गई। अब टॉमी की बातों से ग्रेस भी समझ जाती है कि टॉमी उसको इतना जल्दी माफ नहीं करने वाला। फिर वो टॉमी को बताती है कि अब मैं न्यूयॉर्क चली जाऊंगी और अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो तो तुम भी न्यूयॉर्क आ जाना। फिर इतना कहने के बाद ग्रेस वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद टॉमी सोच में पड़ जाता है कि उसको ग्रेस के साथ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन टॉमी अपनी लाइफ का हर एक फैसला सिक्का उछाल कर किया करता था और इस बार भी वो ऐसा ही करने के बारे में सोचता है। तभी रात के वक्त वो ग्रेस को एक लेटर लिखता है कि मैं 3 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें अपना फैसला बता दूंगा, लेकिन टॉमी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि कैम्बल की नजर अभी भी ग्रेस पर ही है। तभी जब ग्रेस स्टेशन पर खड़ी थी तो कैम्बल वहां पर आ जाता है और सीधा ग्रेस पर बंदूक तान देता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 1 खत्म हो जाता है।
अब सेकंड सीजन में हम देखेंगे कि ग्रेस जिंदा है या फिर मारी गई, और अब टॉमी क्या करेगा, क्या वो कैम्बल को मारेगा या फिर जाने देगा। इन सभी सवालों के जवाब हम सेकंड सीजन में देखेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड सीजन लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगर आप कहोगे तो ही मैं इसका सेकंड सीजन लेकर आऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।